आपको हम और दिखाएं ज़रूर इन ख़वातीन के। एक वो खातून जो कि सज़ाए मौत जिन्हें सुनाई जा चुकी है और वो 22-23 साल की बच्ची है गालिबन। और जब उसने मुझे कहा, मैंने कहा कि क्या आपको सज़ा, तो उसने कहा मुझे सज़ाए मौत सुनाई है। तो मैं हिल कर रह गया, मगर उसने जिस आराम से कह दिया, इसलिए कि 1 साल हो चुका था और अब उसने अपनी ज़िंदगी का, अपने जहन का, अपने एहसास का हिस्सा बना लिया कि बस मुझे सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है। तो ज़रा एक वो सुनिएगा सज़ाए मौत के सुनाए जाने पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है 21, 22, 23 साल की नौजवान खातून का। और एक और माँ का दर्द ज़रा महसूस कीजिएगा कि जो अब अपने बच्चों के बारे में समझती है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। माँ की ज़िंदगी तो चले किसी न किसी तरह से कट रही है, लेकिन जेल में रहने की वजह से अल्टीमेटली उसके बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आप तो बड़ी यंग लग रही हैं, क्या ऐसा हो गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? मर्डर केस में। मर्डर केस में? और क्या इल्ज़ाम है आप पे? मर्डर का 302। किसकी मर्डर का? मेरे हस्बैंड। और आपको सज़ा सुना दी गई? जी। और कब सुनाई गई आपको सज़ा? 1 साल हो गया। 1 साल। और क्या सज़ा है आपकी? सज़ाए मौत। कहते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, सुनते हुए बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपने बड़ी आसानी से कह दिया, क्योंकि आप तो अब ज़ाहिर है उसमें 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो कैसे देखती हैं ज़िंदगी को आगे? उम्मीद है, आस है, या बस दुआ करती हूँ कि हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाए और बरी हो जाए। नाराज़ थी आप अपने हस्बैंड से? नहीं, उन्होंने सुसाइड किया था। ओके, तो आपको लगता है कि इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है? जी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटी हैं। 2 बेटियाँ? जी। आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? नहीं, 1.5 साल हो गया, मैंने उनको नहीं देखा। तो आपको जब वो जो एक ख़ास फिल्मी सा मंज़र हमारे जहन में आता है कि आप कटहरे में हैं और जज ने कहा कि जी आपको सज़ाए मौत सुनाई गई, और उसके बाद कलम तोड़ दिया, तो उस वक्त तक पता ही नहीं था कि सज़ाए मौत? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं चैम्बर में बुला के लगाई थी, तो मैं खड़ी भी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सज़ाए मौत लगा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकली तो सब रोने लग गए वहाँ पे जो लोग थे कि 21 साल की एज में आपको सज़ाए मौत हो गई। कैसी आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलने का बहुत अच्छा, इश्तियाक रहा। बहुत आपका क्योंकि शुक्रिया। मैं जुम्मे वाले दिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती हूँ, तकरीबन हमारी पूरी बैरिक। चलें, जिंदाबाद। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। आप पे क्या जुर्म? मेरे पर 9C का केस है, लेकिन झूठा है। मुझे पुलिस लेके गई है घर से, और नारकोटिक्स ने मुझे 25 साल की सज़ा दे दी है। और मैं 9 सालों में मुझे 8 साल पूरे हो नारकोटिक्स की गए। जो अदालत है वहाँ जी। से आपको 25 साल की जी। सज़ा पड़ी। और कितने साल से? मुझे 8 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल स्टार्ट है मुझे। उस 25 साल की सज़ा में जो आपको सुनाई गई, आपने फिर अपील की है? जी, अपील की। एक तो वकील सही नहीं होते, एक मेरी रिक्वेस्ट है जजों से और वकीलों से, अल्लाह के वास्ते हम वैसी तकलीफ में हैं, खुदारा हमारे को और तंग नहीं करे है कि वो कि हम लोग 8-8 साल इतना पैसे मतलब जोड़ के मैंने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे जमा करके वकील को दिए, उसने मेरा कुछ काम नहीं किया। हाई कोर्ट से बरकरार करवा के मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। लेकिन ये कि हमारी फैमिली में मेरे बच्चे हैं, कितने बच्चे? 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वो लोग आते हैं मेरे पास। जी, माँ जब नहीं हो फिर तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है बच्चों की तरबियत और तालीम का सिलसिला। तो अभी क्या उम्रें क्या हैं उनकी, अगर आप बताना चाहें? अगेन जो आप नहीं 20 साल है, एक की उम्र, एक की 18 साल है, बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। आप तो मतलब बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के आए हैं। जी, 8 साल पहले 9 साल पहले आप पीछे जाएं तो वो इतने से थे, आज मेरे बराबर हो गए, इतने बड़े मेरे कद के बराबर हो गए। दिल चाहता हूँ अब घर में इनके साथ वक्त गुजारूँ, तो मेरा सहारा बन कभी अब तो इतना मतलब होता है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करके लिए। बस आप तो मुझे सबसे हिम्मत वाली लग रही हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है आप दूसरों का हौसला बस बढ़ाती काफी होंगी ना। हमारी मैडम है, माँ की तरफ समझ। बस यही है, जज साहब से आप बोलें कि हमारे पर कुछ रहम करें। इतने साल माओं से बच्चे दूर रहेंगे, क्या बनेंगे वो बताएं आप होती हैं अगर आज यानी आप सोचती हैं कि अगर आपको हम 10 साल 8 साल पहले वापस ले जाएं, आपको लगता है कि आपके बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे? कोई मैं उनको हाफिज़ बना के मैं आर्मी में उसको भेजना चाहती थी।
फिर ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। हमारी जो माहिर नफ्सियात हैं हमारे पैनल पर, उनसे पूछते हैं ये इंसान ऐसी कैफियत पर भी आ जाता है कि बिल्कुल ये तो एक ज़िंदगी की अलामत ही नहीं रही। इसका मतलब है कि आप मुर्दा हो गए, कि जहाँ ना आपको खुशी महसूस हो रही है ना आप कोई गम महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अगर इनिशियल फेज से हम स्टार्ट करें तो जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो वो कोई भी इंडिविजुअल एक ट्रॉमा से गुजरता है, और फिर उस ट्रॉमा के बाद के जो सिम्टम्स, जिसको हम PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का नाम देते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे गुजरते हैं। फिर उसमें वो तमाम के तमाम सिम्टम्स जो कि डाउन फीलिंग्स, रीअक्रेंस ऑफ द थॉट्स, मतलब बार बार उन तमाम के तमाम थॉट्स का दोबारा से आना, नींद का ना आना जिसको हम इंसोम्निया का नाम देते हैं, और वो डाइटरी पैटर्न से लेकर तमाम के तमाम चीज़ें, उनकी लाइफ जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब होती है। उमर भाई, ज़ाहिर है वकील के तौर पे आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि अदालतों में किस तरह से केसेस चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी वकला हजरात पे है, लेकिन हर आए रोज़ का हड़ताल का मामला, फिर जज साहिबान की गैर हाज़िरी, फिर सारे गवाहान में से, मुद्दईयान में से, इस्तगासा के लोगों में से इनमें से कोई एक नहीं है तो भी अगली तारीख़ पड़ जाएगी। ये तो तारीख़ और कोई छोटा सा मामूली केस भी 5-7 साल से पहले तो मैंने हल होते हुए तो नहीं देखा, जो जितने केसेस हम पे हुए कम से कम। हल क्या है सर इसका? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। इन्वेस्टिगेशन में जब कोई ऑफेंस हो जाता है तो समटाइम एक से ज़्यादा मुलज़िम होते हैं, तो उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में, एविडेंस कलेक्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो सबसे पहले 15 दिन के अंदर इंटरम चलान देते हैं, फिर फाइनल चलान और फिर सप्लीमेंट्री चलान का भी ऑप्शन मौजूद है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तो फिर चार्ज फ्रेम फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। फ़र्द जुर्म के आप उस प्रोसेस में जब आ गए, कोर्ट में आ गए, तो फिर आगे जो टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं उसमें सम टाइम इशू मुलज़िम की तरफ से भी आ रहा होता है। मुलज़िम ये चाह रहा होता है कि जो ही वो अरेस्ट हुआ है कि 2 दिन में बाहर आए, तो वो अपने काउंसिल बार बार चेंज कर रहा होता है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, वो समझता है कि ये लिंगर ऑन कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स है। जो गवाहान है, जैसे मर्डर ट्रायल है, मर्डर ट्रायल में मिनिमम भी 17 to लेके 30 तक विटनेसेस होते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब होते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जिसने साइट प्लान बनाया, फिर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री आ जाती है, उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर आई विटनेसेस हैं। उन सारी चीज़ों को लेके चलना, फिर रश ऑफ वर्क है, आबादी बढ़ रही है, कोर्ट्स नहीं बढ़ी, कोर्ट्स वहीं पे हैं, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी पूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और फिर एडवोकेट्स की जो है उस पर भी अगर आप कहें तो कॉम्पिटेंसी का इशू ज़रूर है कि आम आदमी को जो पता नहीं है कि मैंने किस कौंसल को एंगेज करना है तो मुझे ये रिलीफ मिल सकता है। सही। और वो इस चीज़ में इतने एक्सपर्ट हैं कि मुझे वो रिलीफ लेके दे देंगे। तो ये सारे इश्यूज अगर आप इकट्ठे करेंगे तो आप इशू ही इशू है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका स्टेट तो है ही नहीं ना, स्टेट नहीं है, तो उसमें इंडिविजुअल खुशकिस्मत है जिसको कोई कौंसल अच्छा मिल गया, और जिसको सर जिसके पास पैसा है वो खुशकिस्मत है, और जो बेचारी इस तरह की गरीब ख़वातीन हैं। मैं इस पे यही सवाल लेके मैं सबके पास आऊँगा, लेकिन मैं अली ज़फ़र साहब से ज़रा एक सवाल करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह इस इम्पॉर्टेंट इशू पर हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाई, लेकिन इसका कोई अमली हल आपके जहन में आया फौरी तौर पे जब ये आपने इन औरतों को रोते हुए देखा, अपने बच्चों के लिए तड़पते हुए देखा, आपने इनके मसाइल सुने, आपने इनकी वीडियोस देखी, इनकी वीडियोस को रीट्वीट किया? देखिए, मुझे जब ये इश्यू का पता चला तो मैंने आई रीच्ड आउट टू अ फ्यू ऑफ माय जिनको लोगों को जानता था जो इस इशू के बारे में तो पता था कि किस तरह इनकी हेल्प की जा सकती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि तरीका तो ये होना चाहिए कि हमारा जस्टिस सिस्टम इनको इंसाफ हासिल करने का वो सिस्टम एक प्रोवाइड करे, मौके प्रोवाइड करे, लेकिन जितने वक्त तक नहीं ये होता तो फिर हमें और आपको सबको मिल के कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज जो खुदा ने हमें रिसोर्स दिया है वो इनकी मदद के लिए इस्तेमाल करें। मैं ख़ुद पर्सनली अब जो है वो करने वाला हूँ वो ये कि जो ये ख़वातीन हैं जिन पे इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और जेलों में हैं, उनके लिए अगर
वकील कोई करना हो तो मैं वकला से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा उनका केस लड़ने के लिए। और अगर कोई पैसे भी किसी को प्रोफेशनली भी हायर करना चाहिए तो मैं एक ख़ास जितनी भी मैं ख़वातीन के लिए कर सकूंगा वो मैं अपनी रिसोर्स से ये करूंगा। और मैं सबसे अपील करूंगा कि जिनके पास रिसोर्स है, अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका सोचें एंड वी मस्ट डू as much as we can for them। इन ख़वातीन के लिए सही। शहजाद रॉय साहब, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ। सच्ची बात है, जब से मैंने ये प्रोग्राम किया कि अब ये ज़ाहिर है किसी के खून से कोई टेस्ट करके तो पता चल नहीं सकता कि इसने ये जुर्म किया था या नहीं किया था। ज़ाहिर है 10 साल से या 13 साल से अगर कोई औरत कैद है तो वो नेचुरली वो रोएंगी भी, वो परेशान भी होंगी, उनके आंसू भी नज़र आएंगे, मगर उन आंसुओं से जज तो नहीं किया जा सकता कि वो बेकसूर हैं या मुजरिम हैं। सलूशन क्या है, ये किसी के जहन में आया, ख़ासतौर पे आपके जहन में कुछ आया कि हाँ ये हल है इसका? देखिए, है कि उसको एक अच्छा लॉयर मिले। हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है कि लॉयर आप करने जाते हैं उतने एक्सपेंसिव होते हैं अच्छे कि आप नहीं कर पाते। बट तो मैंने इशू देखा है ये खवातीन का डेथ उस पर जो है सेल के देखिए, हमने चाइल्ड कन्वेंशन साइन किया हुआ है राइट्स, बच्चों के राइट्स है इसके। उसका एक आर्टिकल 20 है जो ये कहता है कि स्टेट ऐसी माओं के बच्चों को अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, वो सोशल वेलफेयर का एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो फिर उनकी सजा भी माफ करने के लिए है, उनको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये तो आर्टिकल हमने साइन किया हुआ है। तो औरतों के लिए खासतौर पर और माओ के लिए जिनके बच्चे हों, तो स्टेट कुछ भी उनको सजा देती है, कोई भी उनकी गलती होती है, अगर वो माशरे के लिए बुरे नहीं है तो उनकी सजा सस्पेंड भी की जा सकती है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। एक सवाल है जो अब सबके पास मैं लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट होगी हमारे जो पैनल के लोग हैं, कंट्रोल पैनल के, कि वो जो खातून 13 साल से कैद हैं, जिनका ये कहना है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया था, यानी अगवा का जुर्म मैंने किया था, लेकिन अगवा बराए तावान मुझ पर डाल दिया गया, तो ज़ाहिर उससे जुर्म की नौयत बदल जाती है और उससे सज़ा की तवालत बदल जाती है। तो वो 13 साल से जेल में कैद हैं और उनके बेटे के बारे में जो उनकी सबसे बड़ी फ़िक्रमंदी थी वो ये कि वो अपने चचा के पास है और वहाँ वो एक काम करने वाले की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा है। वो बिल्कुल खामोश हो गया, मुझसे मिलने आता तो बात ही नहीं करता और वो अजीब हो गया है। और यही वो जो बात हम कर रहे थे कि वो समझती है कि सारी सूरत हाल की कसूरवार ज़ाहिर है वो है। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो क्या आपको टीवी पे देखा था, आज देख लिया रियल में। अच्छा चले, तो कब से हैं आप यहाँ पे? 13 साल से। 13 साल से? जनाब 13 साल से यहाँ पे अगवा बराए तावान का केस डाला था, सिर्फ अगवा था। कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने ये 13 साल किस तरह काटे और उस गुनाह की जो मैंने किया भी नहीं है। हो सकता है कि मुझसे बहुत गुनाह हो गए होंगे, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। आपकी उम्र क्या थी जब आपको कैद किया गया? 20 साल। 2008 में अगवा बराए तावान यहाँ 25 औरतें थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है, इसलिए कि उनके पीछे भाई है, बाप है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने सिर्फ अल्लाह को पकड़ा है। अल्लाह मुझे तू जज बन जा, तू ही मेरा वकील बन जा। कोई खानदान में से ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं करता? कोई भी मामू है और चाचू है, वो अपनी बीवी बच्चों में मस्त है। मैंने अपने बेटे को 5 साल एसओएस में रखा जो मेरे गोद में था, फिर उसको निकाल के चाचा के हवाले किया, लेकिन वो उनके घर का नौकर बन गया है, बस चीज़ें लाते हैं। और मेरा बेटा क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, क्रिकेट खेलता है। फिर उसको अभी स्कूल में डाला है, स्कूल, और हाफिज़ कुरान बन गया। 3 साल का था और अभी वो 16 साल का हो गया, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। हम आपसे वादा करते हैं, रुके आप रोए नहीं, तसल्ली रखें। हम ज़रा मैडम से इजाज़त के साथ डिटेल्स लेते हैं आपके केस की सारी, एंड लेट्स सी कि क्या हो सकता है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ वक़ार के लिए परेशान। चलें, आपके चचा से बात कर सकते हैं ना हम आपकी इजाज़त से, ठीक है ना? चलें, और आप हौसला रखें बस। ये एक चीज़ है जो आपने 13 साल गुजार दी, आपको तो और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए था। जी तो जनाब, इस खातून की गुफ्तगू भी आपने सुनी जो 13 साल से कैद है।
इससे पहले भी गुफ्तगू आपने सुनी एक खातून जो कि 10 साल से कैद है और जिनको लगता है कि अब टीम सरेआम आ गई है तो बस मामला ठीक हो जाएगा। एक खातून और जो कि 10 साल से कैद है, जो अपने बेटे को पायलट बनाना चाहती थी और अल्टीमेटली चूँकि माँ कैद है और सर पर नहीं है, वो मोटर मैकेनिक बन गया है अपनी बहनों का सहारा बनने के लिए। एक बच्ची की गुफ्तगू आपने सुनी, बच्ची ही कहूँगा 22-23 साल, जिसने कहा जी मुझे सज़ाए मौत सुनाई गई है और उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। तो ये वो औरतें हैं। और एक ऐसी खातून भी हैं, आप साइड विंडो पे देखेंगे कि जो दो बहुत प्यारी बच्चियों के साथ, अल्लाह उन बच्चियों को ज़िंदगी दे, उनके साथ कैद में है और ग़ालिबन 2-3 साल से वो भी कैद हैं और उनकी बच्चियाँ भी मजबूरन ज़ाहिर अपनी माँ के साथ रह रही हैं और वहीं पढ़ती हैं। वो अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे कि एक लाइब्रेरी है और वहाँ पे स्कूल है, स्कूल में झूले भी हैं कि जहाँ बच्चों और बच्चियों के लिए वो बच्चे और बच्चियाँ जो अपनी माँओं के साथ कैद हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल ज़िंदगी के तौर पे गुजर रही है। लेकिन वो विजुअल आप देखेंगे ना कि एक कैद माँ और उसके साथ उसकी दो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत समझदार बच्चियाँ कि जिनको अगर मौका मिले तो मेरा ये यकीन है कि वो ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी माँ का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त वो अपनी माँ के साथ जेल में रहने पर मजबूर हैं। हर एक औरत की कहानी ऐसी कहानी है कि जिससे आपका दिल फटने लगता है, कि जिससे आपको लगता है कि आपकी रगों के अंदर खून जमने लगा है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इन सब से भी ये मेरा आखिरी सवाल है और ये सवाल आपसे भी है। ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ और ये सवाल बार बार किया जाना चाहिए। आप सब ने आपकी ज़िंदगी की जो भी अजीज़ तरीन चीज़ है उसकी कसम खा के ये बताना है। अपने आप को बताइए, हमसे शेयर कीजिए। और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इनसे भी मैं ये कहूँगा कि आपको लगता है ये जितनी औरतें रो रही हैं, ये जितनी औरतें बेहिस हो गई हैं बेचारी, या जितनी औरतों ने महसूस करना छोड़ दिया है खुशी को और गम को, जो अपने बच्चों के लिए तड़प रही हैं, क्या इनका जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ गुर्बत नहीं है? अल्लाह की कसम खाकर बताइए कि इसकी जगह कोई अमीर ज़ादी होती, इसकी जगह किसी वज़ीर की बेटी होती कि क्या 13 साल से जेल में होती, 10 साल से जेल के अंदर होती, उनके बच्चे इस तरह से बाहर बर्बाद हो रहे होते, पायलट बनने के ख्वाब देकर मोटर मैकेनिक बन रहे होते। फ़ैसला कीजिए और बताइए कि क्या गुर्बत के अलावा इन ख़वातीन का कोई और जुर्म है? क्या वाकई एक पाकिस्तान है या दो पाकिस्तान है? एक पाकिस्तान उन लोगों के लिए जो इंसाफ ख़रीद सकते हैं और दूसरा पाकिस्तान उन लोगों के लिए जो इंसाफ नहीं ख़रीद सकते। मुमकिन है इन सब ने जुर्म किया हो, लेकिन क्या यही जुर्म करके कोई अमीर ज़ादी इसी तरह से 13 साल जेल के अंदर रह सकती थी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर? ये फ़ैसला अपने ज़मीर से और खुदा ताला की ज़ात को गवाह बना के और उस हस्ती की कसम खा के जो कि आपको सबसे अजीज़ है, आपने अपने आप के सामने ये फ़ैसला रखना है कि हाँ ऐसा होता या नहीं होता। सारिम भाई आपसे आगाज़ और फिर बाकी लोगों से। सबसे पहले तो ये वादा करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं मैडम मुझे लिस्ट प्रोवाइड करें, उनको जहाँ भी पढ़ना है, कोई पायलट बने, इंजीनियर बने, मैं आपसे वादा करके उठता हूँ यहाँ से। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह उनके लिए और भाई आपके साथ होता है हमेशा और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और उनमें से जिनकी माओं को, बेटियों को, बहनों को छुड़वा सके उन्हें भी छुड़वाएंगे। बात यह है कि इन औरतों के साथ अगर आपने 20 साल के बाद बरी कर दिया बेगुनाह सही, अब जो मरे हैं उसके कातिल कहाँ हैं? यही सवाल DIG साहब आपके पास लेकर आना है। आई नो कि एक पब्लिक सर्वेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मगर बहरहाल आप एक शहरी भी हैं और एक बहुत उम्दा शहरी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ आके देख के जितनी फैसिलिटीज़ थी। अल्लाह ने जो आपको इख्तियार दिया आप उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं और उसके लिए जज़ाकल्लाह। लेकिन क्या किसी सही मानों में जिसे हम तगड़ी खातून कहें, जिसका एक अच्छा बैकग्राउंड हो, मालो दौलत के एतबार से भी, इख्तियार के एतबार से भी, कोई रईस ज़ादी हो, कोई अमीर ज़ादी हो, क्या वो भी इन्हीं की तरह तड़पती वड़पती नज़र आती हैं आपको? देखें, जितना मेरा ये कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट का टेन्योर रहा है तो आई हैं मेरे पास भी ये कि नैब रेफरेंस में ये कि आती हैं तो उनकी ये कि बेल आउट हो जाती है, ये कि नो डाउट। बिल्कुल सही है। जो आपने इकरार साहब मसले का हल पूछा था कि जी क्या इसका हल होगा, तो जो मेरी समझ से है और जो मैं समझ रही हूँ, ज़रूर ख़वातीन और जुवेनाइल जो बच्चे लड़के हैं फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स, मैं यहाँ पर ये कहूँगी आपके फोरम से तो उनके जो केसेस हैं वो एज अ मॉडल केसेस ट्रीट होने चाहिए डे टू डे बेसिस पर। थैंक यू सो मच। अली भाई आखिर में वही सवाल आपसे। इंसाफ का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से है या कोई गरीब है जिसके पास रिसोर्स नहीं। यही एक अच्छे और एक सेहतमंद
और एक इंसाफ पसंद माशरे की निशानी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, शहजाद रॉय साहब आपका, सारे भाई थैंक यू वंस अगेन आपने जो जिम्मेदारी ली उनके बच्चों की तालीम की, उनकी रिहाई की कोशिशों की, इंशाल्लाह हम सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे। उमर भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम आपका बहुत शुक्रिया। DIG साहबा थैंक यू सो मच, आप आने के लिए भी एंड अगेन आपकी एफर्ट्स के लिए भी खास तौर पर जो आप कर रही थैंक यू। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपनी टीम के साथ मोस्ट वेलकम जब भी आएँ, बड़ी नवाज़िश। और ना सिर्फ ये कि उनको लेकर आएँ बल्कि उन ख़वातीन और जुवेनाइल इनमेट्स के लिए जिनकी श्योरिटी अमाउंट्स में दे आर बिहाइंड द बार्स, तो हमारे पास एक लिस्ट है जो अपनी श्योरिटीज़ ना देने की वजह से जेल काट रही हैं। तो उस पर भी ये कि आपका बड़ा ये कि प्लेटफॉर्म है, आप ये हल है तो छोड़ दीजिए उसमें जो नहीं मैं आपको बताऊं, जो हम लोग ये कि प्रेसिडेंट की साइड पर करते हैं, उनकी रिडक्शन ऑफ बेल की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं उनके कंसर्न जज साहिबा। ये मैं किसी और को नहीं करने दूंगा, ये रुक जाइए। ये आज ही अभी इसी वक्त आप जहाँ कहेंगी मेरी टीम के मेंबर इंशाल्लाह अज़ीज़, ये ज़ाती तौर पे, यानी अगर कोई ऐसी खातून कि जो ज़रे ज़मानत ना होने की वजह